हेलो प्लस टू साइंस। सो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिस बच्चे को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत आराम से समझ सकता है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट उसका वो टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, तो उसको उस पर्टिकुलर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड liquid form of a substance are in equilibrium। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए उसकी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, तो उस टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर लिक्विड का क्या बोला जाएगा बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि उस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होता है वो सेम हो जाता है। और वी कैन से वेपर प्रेशर of solid and liquid phase of that substance will become same at that temperature, उस टेम्परेचर पे जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा हूँ। उस पे सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाएगा। देखो राइट साइड में बता रहा हूँ थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से। आप लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ बनाया था बच्चों। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोग ग्राफ बना रहे थे वहाँ पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ये था वेपर प्रेशर और ये यहाँ पे वेरिएशन हो रहा था बच्चों, किसमें? टेम्परेचर में। यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, इधर वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अब देखो सिचुएशन क्या है कि मैंने कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, और प्योर सॉल्वेंट के लिए मानो यहाँ पे ये आ गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे मेरा कोई प्योर सॉल्वेंट है और जो ये सॉल्वेंट है बच्चों यहाँ पे प्योर लिक्विड पड़ा है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद इसका आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। मानो इसको मैंने बोल दिया टी एफ नॉट बोल दो बच्चों, इसको टी एफ नॉट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर लिक्विड। और इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड फ्रीज हो जाएगा। तो अगर ये फ्रीज होगा तो यहाँ से आगे अगर मैं मूव करता हूँ तो ये कौन सी स्टेट आएगी? इसकी सॉलिड स्टेट आएगी बच्चों। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पे मैंने जो प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, इस सॉल्वेंट की ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? यहाँ लिक्विड फॉर्म है। इस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो गया तो ये टेम्परेचर कौन सा हो गया? इसके लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर हुआ। और यहाँ पे ये हो जाएगा कौन सी फॉर्म में बच्चों? सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों? वेपर प्रेशर, उसको मैंने बोल दिया पी नॉट। अब ये देखो मैंने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है। मानो वो प्योर सॉल्वेंट पहले, चलो अगर मैं वाटर ले लेता हूँ बच्चों, मैं वाटर का ही एग्जांपल लेता हूँ कि वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने वाटर लिया
वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। अब उस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा कि इसकी जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म है वो एक दूसरे के साथ कहाँ आ जाएंगी बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब अगर मैं इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहा था। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो टॉपिक का नाम ही देखो बच्चों क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। यानी कि पहले जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो रहा था अब उससे भी कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। पहले अगर मैंने प्योर वाटर लिया था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कुछ अमाउंट इसके अंदर ऐड किया, तो कुछ अमाउंट ऐड करने के बाद अब जो सॉल्यूशन बन गया वो सॉल्यूशन अब कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा, इससे भी कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। मैं बोल देता हूँ कि मान लो -1 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज हुआ। तो यहां से यहां ये जो टेम्परेचर में चेंज आया 0 डिग्री से कहां चला गया, -1 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर चला गया। तो इसको बोला जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये कब आया, जब मैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड कर रहा हूं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं। तो दो चीजें हैं बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है आफ्टर एडिंग अ सॉल्यूट इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, क्लियर है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या हो रहा है, अगर मैं कोई सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, कम हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, ये और भी कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। अब वो डिपेंड करता है कि सर इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना घटेगा, वो डिपेंड करता है कि मैंने जो ये सॉल्यूट ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ये मैंने कितना ऐड किया है, मैंने इसकी कितनी अमाउंट ऐड करी है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो टेम्परेचर में डिक्रीज आया ये कितना आएगा। इसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है जी। तो अब अगर मैंने इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया और ये बन गया सॉल्यूशन, मैं कह रहा हूं अब जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और भी डाउन टेम्परेचर पे आएगा, और भी डाउन टेम्परेचर पे आएगा। मानो ये यहाँ जाके फ्रीज हुआ, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, तो इसको बोलूंगा मैं TF बोल दिया मैंने। TF नोड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सॉल्यूशन पड़ा था बच्चों हमारा लिक्विड फॉर्म में, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये सॉल्यूशन किस में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक ये प्योर सॉल्वेंट था, ये कौन सी फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, और इस पॉइंट के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, सॉलिड फॉर्म में। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड फॉर्म एक दूसरे के साथ कहां आ जाती है बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, उसका क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है जी। तो ये ग्राफ है। अब इस पॉइंट के ऊपर इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर हो जाएगा, उसको मानो मैंने बोल दिया P1। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, बस वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं, देखो डेल्टा TF नॉट ज़्यादा है, TF नॉट माइनस TF, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा TF और इसको बोला जाएगा बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। अब ये जो डेल्टा TF है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ से यहाँ तक वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज आया, वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज आएगा। बच्चों ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये बात बार बार रिपीट नहीं करने वाला कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो रहा है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसी के अकॉर्डिंग ये इसके
फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आएगा और वो डिपेंड करेगा पी नॉट माइनस P1 पे। या अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, इसको मैं PS से दिखा देता हूँ, पी नॉट माइनस PS बोल दो। तो डेल्टा TF क्या आ गया बच्चों, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा PS आ गया। डेल्टा PS लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा TF इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और बिल्कुल उसी तरीके से है, अगर ये लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो क्या ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर भी तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। डेल्टा TF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं यहां से आगे मूव करता हूं, सो डेल्टा TF विल ऑल्सो डायरेक्टली proportional to relative lowering in vapor pressure। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डेल्टा TF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा PS बाय P नॉट। ऐसे लिख देता हूं, देखो और सिंपल लगेगा, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आप लोग जानते हो कि जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, बिल्कुल जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। सो डेल्टा TF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे ठीक है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देता हूँ K। और ये देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं ले रहा हूँ बच्चों फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या सिचुएशन होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस देन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो आगे क्या लिखा जाएगा बच्चों इसको, हाँ जी देखो बड़ा ही सिंपल है, डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये क्या रहेगा बच्चों, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको, डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू W डिवाइड बाय बच्चों क्या आएगा, M इंटू कैपिटल W। अब ये क्या है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, मैं लिख सकता हूं एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W बाय M इंटू W। अब ये देखो ये चीज़ क्या है, ये मोलैलिटी है कि नहीं है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बच्चों ये A है, A सॉल्यूट के लिए है, और B मैं किसके लिए ले रहा था, सॉल्वेंट के लिए, A सॉल्यूट के लिए, और B मैंने लिया हुआ था यहाँ सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्यूट के लिए है, और ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने किस में लिया बच्चों, किलोग्राम में लिया है, मैं कहता हूँ कि इफ WB वो क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट, या मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1 किलोग्राम, 1 kg ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको क्या बोला जाता है, मोलैलिटी।
सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी, ये रिलेशन आ जाएगा। डेल्टा टी बी ये भी डिपेंड करता है मोलैलिटी के ऊपर, और डेल्टा टी एफ ये भी डिपेंड करता है मोलैलिटी के ऊपर। ठीक है जी बच्चों, बहुत सिंपल रिलेशन है। ये रिलेशन यूज़ होगा आप लोगों का न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो इसको ध्यान से करना। देखो, मैथमेटिकल डेरिवेशन आप लोगों से किसी ने नहीं पूछना, यही बात मैंने आप लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में बोली थी। सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देता हूं मैं के एफ इंटू एम, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है जी? और मोलैलिटी को कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू किलोग्राम। ऐसे ही वहां पे क्या किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वहां भी मोलैलिटी था, मतलब डेल्टा टी बी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, अगर मैं के एफ की यूनिट की बात करता हूँ यहाँ पे, यूनिट ऑफ के एफ कितना आएगा, देखो टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या होगा, केल्विन। मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, और ये मोल पर केजी यहाँ पे है, इधर जाने के बाद बच्चों ये आएगा आपका मोल पर केजी, किस में आ जाएगा, अगर ये यहाँ गया और ऊपर जाने के बाद किस में आएगा, -1 में। इधर गया नीचे मोल पर केजी और ऊपर जाने के बाद -1, तो इसको लिख सकता हूँ केल्विन मोल पर केजी, इसके सारे की पावर कितनी आ गई, -1, तो केल्विन पर मोल केजी, ये आ जाएगी के एफ की यूनिट। ऐसे ही के बी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन पर मोल केजी। ठीक है, यूनिट तो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी बच्चों। अच्छा, इस के एफ को क्या बोला जाता है, के एफ को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसको एक नाम और दे सकता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं इसको मैं बोल सकता हूं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैं बोल सकता हूं बच्चों क्रायोस्कोपी भी बोल सकता हूं इसको। ठीक है जी बच्चों, ये था सारा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा रिलेशन है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर।